हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी। इसकी रिक्वेस्ट बहुत समय पहले आई थी, बहुत महीनों पहले। इसे बेस्ट कॉमिक का अवार्ड भी मिला हुआ है। ये पापा वुल्फ एंड द पपी जैसी कहानी है, लाइट कॉमेडी सिटकॉम। इसलिए मैंने सोचा था कि जैसे वो खत्म होगी तो मैं इसे शुरू करूंगी, पर वो खत्म हो ही नहीं रही, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे शुरू कर ही दूं। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है और इतना टाइम हो चुका है कि मुझे वो कमेंट मिल ही नहीं रहा जिसमें इसकी रिक्वेस्ट की गई थी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इस पार्ट को मैं जितना हो सके उतना बड़ा बना दूं और आप कमेंट जरूर कीजिएगा जिसने भी रिक्वेस्ट की थी। ये दो मुख्य पात्र हैं, बाकी के बारे में आपको धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। एंजॉय। शर्म आ रही है। स्कूल में अपनी क्लास में बैठा हुआ एक लड़का अपने हाथ में लेटर पकड़े हुए मन में कहता है, ये लव लेटर है। इसे मैंने 6 महीने हो गए हैं संभाल कर रखा है और आज मैं इसे उस लड़की को देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है, क्योंकि कभी कभी वो मुझे देखती है और शर्माती भी है। हाँ? तुमने देखा अभी अभी वो फिर से शर्माई। हाँ, हमने देखा और ये भी देखा कि उससे ज्यादा तुम शर्मा रहे हो। वो ड्राइंग कर रही है, उसकी ड्राइंग मेरे जैसी लग रही है। हाँ, वो ड्राइंग कर रही है, आगे बताओ, हमें दिख रहा। हाँ, ड्राइंग अच्छा किया रेजर रख दी, वरना हम किसी को ना दिखा पाते। वैसे ड्राइंग में तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता नहीं बना दी उसने। हाँ? ये आंसू वासू। वैसे मुबारक हो, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर BL फैन एक और मिल गई। क्या वो मैं हूँ? हाँ, तुम ही हो। अब काहे घबरा रहे हो? शर्माओ। एक छोटी सी कहानी की शुरुआत। दोनों सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और नान हाउ फोन चला रहा है। शेन फेंग कहता है, कितनी भारी बर्फबारी हो रही है, पर नान हाउ उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। उसका पूरा ध्यान फोन में लगा हुआ था। तो शेन फेंग मन में कहता है, ये फिर से फोन के साथ खेल रहा है। नान हाउ की हंसने की आवाज बढ़ती ही जा रही थी और शेन फेंग पास में पड़े हुए डस्टबिन से सारी बर्फ इकट्ठी कर सीधा नान हाउ की कमीज में डाल देता है। नान हाउ बेचारे के तो उड़ गए तोते। शेन फेंग को गालियां देते हुए वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कर क्या रहे हो? नान हाउ अपनी कमीज में पड़ी हुई बर्फ का तोड़ निकालने में लगा हुआ था कि इससे पहले तोड़ निकलता, शेन फेंग सड़क से बर्फ उठाकर सीधा उसकी पैंट में भी डाल देता है। हाँ? नान हाउ पूरी मेहनत के साथ बर्फ को निकालने की कोशिश कर रहा था और शेन फेंग वहां से भाग जाता है। जब एक लड़की पुलिस ऑफिसर को लेकर आती है, तभी नान हाउ का एहसास होता है कि उनके आसपास तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर पुलिस ऑफिसर को लाने वाली लड़की के अलावा बाकी सब उसकी वीडियो बना रहे थे, खासकर ये वाली मैडम। क्लास में खाली पीरियड में बैठकर वो दोनों खेल रहे हैं बेहद गंभीरता से खेल, और वो लड़की बना रही है हर बार की तरह ड्राइंग। हाथ पर थप्पड़ खाने की बारी इस बार नान हाउ की है, तो शेन फेंग पूरी तैयारी के साथ उसे पहला और फिर दूसरा थप्पड़ मारता है और वो सफल होता है, पर तीसरी बार वो असफल रहता है और नान हाउ जीत जाता है। इस बार नान हाउ की थप्पड़ मारने की बारी थी और वो मारता है, पर शेन फेंग उससे बच जाता है और सीधा थप्पड़ जाकर नान हाउ का लगता है इसको। नान हाउ के आगे बैठा हुआ विद्यार्थी जैसे ही पीछे देखता है तो वो दोनों सोने का ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। और फिर आती है बारी घर का भेदी रंग का ढाई, जो आराम से बैठकर तब से ड्राइंग बना रही थी। वो सीधा इशारा कर देती है नान हाउ की तरफ और फिर उसके बाद और फिर नान हाउ की धुलाई की वीडियो बनाने के लिए तो शेन फेंग की भी नींद खुल ही जाती है। दोनों स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। नान हाउ फिर से फोन चला रहा था और शेन फेंग कहता है, बहुत तेज बारिश है, हमें घर पहुंचने में ही शायद रात हो जाएगी। नान हाउ बस हूं कर देता है, तो शेन फेंग उसे हिलाते हुए कहता है, ओए, मुझे घर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता पता है। तो नान हाउ कहता है, अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बताओ। तो वो अचानक से चिल्लाकर कहता है, वो देखो। नान हाउ कहता है, क्या? और वो उसकी कमीज को उसके मुंह के ऊपर कर फिर शेन फेंग उसे बहुत जोरदार एक मारता है और भाग देता है। नान हाउ कहता है, नान हाउ का फोन नीचे गिर गया था, वो खुद को छुटाने की जिद्दोजहद में लग गया था और शेन फेंग भागते हुए कहता है, मुझे पकड़ो अगर पकड़ सकते। हाँ? बारिश के कारण बहुत ज्यादा पानी था, जिसके कारण सीधा भागते समय शेन फेंग का जमीन को नमन। नान हाउ जो कि शेन फेंग के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने वाला था, अब वो अपना माथा पकड़कर कहता है कि ये क्या चीज है।
फिलहाल शेंग फेंग नानहाउ से ज्यादा दर्द और तकलीफ में है। नानहाउ उसकी तरफ जाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक तो हो मूर्ख कहीं के? नानहाउ, तुम्हारी एक बात ठीक है और एक गलत है, पहले गलत वाली सुन लो। क्या तुम ठीक हो? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो मूर्ख है बिल्कुल ठीक। दिनचर्या। नानहाउ ट्रेन में है और वो मन में कहता है, खुशियाँ क्या हैं? संतुलन, आजादी या फिर बहुत सारा पैसा? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को यही चीजें खुशियाँ लगती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अलग भी हैं, जैसे कि मैं। मेरे लिए खुशी है मेरे दिल की चाहत, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, मेरी खुशियाँ बिल्कुल मेरे सामने। नानहाउ के मन की बात पूरी नहीं हुई थी और उसकी खुशी वो मुस्कुराने से पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि शेंग फेंग आ गया था बीच में और वो दिखा रहा था उसे अलग अलग करतब। तो नानहाउ उसे लात मारकर बाहर निकाल देता है, और वो भी ट्रेन से। हालांकि आपकी खुशियों के बीच में कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं जिन्हें हटाना पड़ता है। शेंग फेंग, जिसे अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो कहता है, स्कूल पहुंचने के बाद सुबह की एक्सरसाइज के दौरान नानहाउ को बहुत ज्यादा उबासियां आ रही हैं और उसके पीछे खड़ा हुआ है शेंग फेंग और उसके पीछे वो लड़की। नानहाउ आराम से अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, पर शेंग फेंग को आराम बर्दाश्त नहीं, तो वो लगाता है उसके जोर से एक, जिसके कारण नानहाउ को बहुत ज्यादा दर्द होता है और शेंग फेंग ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नानहाउ गुस्से से चिढ़कर उसे कहता है, तुम मरना चाहते हो? इस धमकी के जवाब में शेंग फेंग करता है कार्रवाई दूसरे हाथ से। इस बार नानहाउ कोई धमकी नहीं देता, वो बस गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, और जैसे ही शेंग फेंग दोबारा से कार्रवाई करता है, वो इस बार उससे बचने में सफल हो जाता है, पर वो जाकर टकराता है अपने आगे वाले लड़के में। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से, और ये लड़का उससे आकार में काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा गुस्से में, जिस कारण उठने के बाद वो सीधा His name is John C. बेचारे नानहाउ के एक पैर से तो जूता उड़कर वो गया और शेंग फेंग ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि बाकी सब ये सब देख रहे थे। और इस सुबह की एक्सरसाइज को निपटाने के बाद वो लोग पहुंच गए हैं क्लास में, जहां पर टीचर पढ़ा रहे हैं जो हमें बताया ही नहीं गया। शेंग फेंग देख रहा था नानहाउ की तरफ और नानहाउ देख रहा था टीचर की तरफ, तो शेंग फेंग उसे इशारा करता है, प्स प्स। और जैसे ही नानहाउ उसकी तरफ देखता है तो शेंग फेंग अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर देता है, जिससे नानहाउ को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। पर फिर नानहाउ थोड़ा सा खांसने लग जाता है, थोड़ा उसे इशारेबाजी करने लग जाता है, उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कह रहा था वो इशारों में, पर शेंग फेंग बिल्कुल नहीं रुकता। नानहाउ को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, वो बहुत तेज तेज खांस कर उसे रुकने के लिए कह रहा था, और उसका कारण ये नहीं था कि शेंग फेंग की हरकतें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, कारण ये था कि शेंग फेंग के पीछे टीचर खड़े थे। नानहाउ और शेंग फेंग दोनों बहुत ज्यादा खिलखिलाकर हंस रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और उनकी हंसी बढ़ती ही जा रही थी बहुत ज्यादा, और उसका कारण था कि वो रहे थे खेल, थंब रेसलिंग गेम, जिसमें एक दूसरे का अंगूठा दबाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। और ये खेल वो बैठकर खेल रहे थे लाइब्रेरी में। और उनके इतने जोर जोर से हंसने की आवाज से सब लोग परेशान थे, चिढ़े हुए थे, सिवाय एक व्यक्ति के, जो थी ये लड़की, जो उन्हें देख देख कर ड्राइंग बना रही थी। कॉन्टैक्ट, फोन नंबर या फिर संपर्क। स्कूल के कॉरिडोर में नानहाउ टकराता है वही उसके पीछे बैठने वाली लड़की से, जिसके हाथ में है BL नॉवेल्स की बहुत सारी किताबें। नानहाउ कहता है, तुम ये सब लेकर ऑफिस जा रही हो ना? तुम कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो? वो लड़की कहती है, ये सब बहुत भारी होंगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो लड़की मदद लेने से मना कर देती है, वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी, पर जैसे ही नानहाउ उसकी तरफ बढ़ता है तो वो जल्दी से भाग जाती है वहां से। और नानहाउ कहता है, ठीक है। और इस सब का कारण बिल्कुल भी नानहाउ नहीं था, बल्कि उसके हाथ में जो BL वाली किताबें थी वो नानहाउ को दिखाना नहीं चाहती थी। वो तो मुझसे नफरत भी करने लग गई। ओए ओए, अगर तुम इतने ही फारिग हो तो मेरी जरा मदद ही कर दो, ये बहुत भारी है सच में। शेंग फेंग की बात सुनने के बाद नानहाउ, जो कि अफसोस करने के लिए कि वो नफरत वाली बात पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो सीधा उठकर अपनी क्लास में चला जाता है।
सुबह सुबह स्कूल जाते समय ट्रेन में नानहाउ को अजीब महसूस होता है क्योंकि शेनफेंग उसे अजीब तरीके से देख रहा है। उसके बाद वो उसे फिर से देख रहा है मॉर्निंग एक्सरसाइज के समय और फिर क्लास में, दोपहर का खाना खाते समय, शॉपिंग करते समय, यहाँ तक कि शाम को घर जाते समय भी। और कल को शायद यही सब कुछ दोबारा से रिपीट होगा, इसलिए नानहाउ का गुस्सा फट जाता है और वो कहता है चिल्लाकर, डफर तुम मुझे किस लिए घूर घूर कर देख रहे हो? तुम्हें जो कहना है बक दो सीधा सीधा। हाँ अब बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्यों देख रहे हो? शेनफेंग नानहाउ के आगे जाते हुए कहता है कुछ नहीं, और फिर बेहद आराम से कहता है चलो घर चलते हैं। और नानहाउ के लिए ये राज ही बना रहता है। वो घर जाता है पर रात के समय जब वो सोने वाला था वो सो नहीं पाता। उसके सामने शेनफेंग क्या एक एक समय पर बनाया हुआ चेहरा याद आता है और वो कहता है आखिर वो कहना क्या चाहता था? मैं आ रहा हूँ। नानहाउ की बहन सबवे में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही थी और इतने में एक लड़का उसके पास आकर कहता है इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। वो चौंक कर उस लड़के की तरफ देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि ये वो नहीं है। एक लड़की उसके पास आकर कहती है कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी अभी आई हूँ। तो वो लड़का उसके साथ जाते हुए कहता है अभी चलो बाद में कुछ खाएंगे। तो वो लड़की कहती है ठीक है। नानहाउ की बहन उन्हें जाते हुए देख रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है और अचानक से एक लड़का तेजी से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो तेज तेज सांसें ले रहा था तो वो चिल्लाकर पूछती है कौन हो तुम? तो वो लड़का कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। अभी अभी ये दुखी काहे हो रही थी? दौड़ कर आने के कारण उसकी सांस फूली हुई थी। तो नानहाउ की बहन कहती है चलो अब जल्दी से मुझे कोई बहाना बताओ। तो वो कहता है कोई बहाना नहीं, बस मेरी आदत है लेट होने की। उन दोनों की जैकेट एक जैसी है, बस लड़की की बाजू पर लिखा हुआ है बेस्ट और लड़के की बाजू पर लिखा हुआ है इडियट। शब्दों का थोड़ा हेर फेर है परंतु मतलब यही है। उसके सर पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए वो कहती है तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? क्या अभी भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या नहीं? मुझे जैसे ही लगता था कि तुम आ गए वो लड़का यहाँ से निकल जाता था और मैं यहाँ मूर्खों की तरह 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो लड़का सरल भाषा में उत्तर देते हुए कहता है सॉरी। आज घर से निकलने से पहले मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई हैं। तुमने कुछ खाया नहीं होगा या खा दिया? लो जरा चक्कर बताओ कैसी बनी है। वो लड़का कोई उत्तर नहीं देता, सीधा लिफाफा पकड़ता है और टांग देता है। हाँ गर्दन पे, क्यों पता नहीं, और सीधा उसे कसकर गले लगा देता है। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है तुम्हें गले लगा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती छोड़ो मुझे। देखिए गले लगाना तो सिर्फ बहाना है, असल में वो उसके बैग के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। शायद उसने उसके बैग में कुछ डाला। तुम्हें दिखता नहीं हमारे आसपास लोग हैं? वो लड़का कहता है नहीं तो। शेनफेंग ये सब कुछ देख रहा था और उसकी प्रतिक्रिया थी पर शेनफेंग का ध्यान हट जाता है जब नानहाउ आकर उससे कहता है देखो ओए ये नींबू पानी बहुत ही अच्छा है, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। गिलास नहीं दिखा रहे, कमीज का प्रिंट देखिए। पर शेनफेंग पता नहीं किस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो सीधा मारता है थप्पड़ और फिर लात। ओए तुम कर क्या रहे हो? ओए तुम मुझे मार क्यों रहे हो? इसके बाद तो फिर बस नानहाउ नींबू पानी लेकर आगे आगे और अपना बैग लेकर शेनफेंग पीछे पीछे। कैफेटेरिया में दोपहर का खाना खरीदने सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नानहाउ फोन में व्यस्त है और उसके पीछे हमेशा की तरह शेनफेंग खड़ा है। नानहाउ फोन में कुछ देखकर हंस रहा था और शेनफेंग मन में कहता है ये फिर से फोन से लग गया। और हमेशा की तरह नानहाउ की खुशी शेनफेंग से बर्दाश्त नहीं होती और जैसे ही लंच देने वाले चिल्लाकर कहते हैं नेक्स्ट, और जैसे ही नानहाउ आगे बढ़ता है तो शेनफेंग उसके जूते पर पैर रख देता है। अपना जूता ठीक करते हुए नानहाउ कहता है इडियट, देखकर नहीं चल सकते? शेनफेंग ऐसे दिखाता है जैसे उसने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, हालांकि उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने सुना भी और देखा भी। ये जिस तरह से सर को घुमा रहा है, इसको चक्कर नहीं आते क्या? फिर से नेक्स्ट की आवाज लगती है। नानहाउ आगे बढ़ता है। शेनफेंग फिर से उसके जूते पर पैर रखने ही वाला था कि नानहाउ बच जाता है। वो शेनफेंग को अच्छे से जानता है पर शेनफेंग इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे असफल हो सकता है जबकि नानहाउ बेहद गर्व के साथ अपना फोन चला रहा था। फिर से नेक्स्ट की आवाज आती है और इस बार भी नानहाउ बच जाता है शेनफेंग से।
हर बार नानहाउ बच रहा था और वो भी फोन चलाते हुए आराम से। शेंग फेंग ने अपनी कोशिश की रफ्तार और गिनती बढ़ा दी थी और नानहाउ मन में कहता है, ये अभी भी लगा हुआ है, ये तेज हो गया है। ओए, डर कौन रहा है? ये हरामी क्या सच में इतना तेज है? जी हाँ, जहाँ नानहाउ उछल उछल कर शेन फेंग से बचने की कोशिश कर रहा है, वहीं शेन फेंग अपने जूते उतारकर अपने हाथों से अपना काम तेज रफ्तार से कर रहा था। और फिर क्या था, शेन फेंग आगे आगे और नानहाउ बेंच उठाकर उसके पीछे पीछे। एक मिनट, खाने का क्या बना? इतनी मुश्किल से तो लाइन में बारी आती है और ये सब। मैं जा रहा हूँ। नानहाउ स्कूल के लिए तैयार होते हुए कहता है, दीदी आपको काम पर नहीं जाना? तो उसकी बहन कहती है, मैं बस गेम का ये वाला राउंड खत्म कर दूं फिर जाती हूँ। नानहाउ कहता है, ठीक है फिर मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए। पर फिर नानहाउ इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाता है तो उसकी बहन पूछती है क्या हुआ? तो नानहाउ कहता है, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। उसके बाद उसकी बहन तो गेम खेल रही थी पर उसने घर का कोना कोना छान मारा फोन ढूंढने के लिए, पर उसे फोन नहीं मिला। कभी अलमारी के नीचे, कभी मेज के नीचे, कभी टीवी के पीछे, कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ तक कि अपनी बहन के नीचे भी। मुझे मिल क्यों नहीं रहा? उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हें फोन लगा रही हूँ पर तुम्हारा फोन बज ही नहीं रहा, क्या तुमने साइलेंट मोड पर लगाया है? नानहाउ कहता है, पता नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने उसे रखा कहाँ। नानहाउ थककर बैठ चुका है सोफे पर। उसकी बहन अपना फोन उसकी तरफ करते हुए कहती है, पापा ने कमरे की सफाई की थी, उन्हें फोन कर कर पूछ लो। इतना सुनते ही नानहाउ तुरंत ठीक है कहकर अपने बैग में से कुछ ढूंढने लग जाता है। उसकी बहन उसकी तरफ अपना फोन कर कर देख रही थी उसकी तरफ कि अगर ये करने क्या लग गया, और वो अपने बैग से निकालकर एक फोन नंबर डायल करने लग जाता है और हेलो पापा, आपने क्या मेरा फोन देखा? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहा। उस पर ना पीले और नीले रंग का कवर चढ़ा हुआ है और कवर पर एक भालू बना हुआ है। जब वो अपने पापा से बात कर रहा था तो उसकी बहन उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही थी। अब मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उसे ये बात किसने बताई कि उसका फोन उसके हाथ में है, उसकी बहन ने या उसके पापा ने। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से उसकी बहन देख रही थी उसके पापा ने ही बताई होगी। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने उसे दिखता है शेंग फेंग। चलो चलते हैं। शेन फेंग उसकी तरफ देखे बिना कहता है, क्यों? और फिर तान लेता है शेन फेंग उस पर अपनी उंगली से बनी हुई बंदूक। तुमने मुझे इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया? नानहाउ ने भी तान ली थी बंदूक और वो कहता है, क्योंकि मेरा फोन खो गया था और मैं उसे ढूंढ रहा था। अच्छा, मुझे बहाने नहीं सुनने हैं, मैं बहाने नहीं बना रहा। क्या सच में यही हमारी किस्मत है? हाँ, और वो भी घटिया वाली। ये दोनों अभी तक यहीं पर खड़े हैं और दीदी जी ऑफिस के लिए तैयार होकर भी आ गई हैं। लड़कियों के नाम पे से आपने कलंक हटा दिया, देर से तैयार होने वाला। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, what is this? दीदी, दीदी। स्कूल जाते हुए रास्ते में वो दोनों खड़े हुए हैं सबवे में, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और टीवी पर डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं बैसाखी के बारे में। अक्सर जिन लोगों की टांग में कोई दिक्कत हो जिस कारण वो चल नहीं सकते, ये उनके लिए मददगार सिद्ध होती हैं। नानहाउ जैसे ही कोई बात करता है तो शेन फेंग उसकी हर एक बात के शुरुआती अक्षर उल्टा देता है, जिस कारण बात का मतलब ही कुछ और हो जाता है। नानहाउ कहता है, हाँ याद आया, क्या तुम वो चीज लेकर आए हो? शेन फेंग कहता है, जो सोच तुम लाए हो। नानहाउ उसकी तरफ देखता है, वो समझ चुका था तो वो शुरू कर देता है इस खेल को। नहा कर आओ, टावर को हिलाओ। मास्टर प्लान। प्लास्टर मैन। दिक्कत खड़ी कर रहे हो, दरवाजों को चिबा रहे हो। पॉपकॉर्न। कॉप। उसके बाद उन दोनों ने अपने हथियार निकाल रहे हैं और वो है उनकी किताब, जिसको उन्होंने गोल कर एक दूसरे को मारने की तैयारी कर दी है। और जैसे ही वो एक दूसरे पर वार करने वाले थे कि उनके पास आकर ट्रेन जो रुकी थी उसका दरवाजा खुल जाता है और सामने थी वो लड़की, जिसे देखकर नानहाउ मन में कहता है, ये वही है। शेंग फेंग मन में कहता है, हमारी क्लास में पढ़ती है। तो बात क्लास तक ना पहुंचे इसलिए वो ना चाहते हुए युद्ध विराम लगा देते हैं और दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मन में एक ही बात कह रहे थे, इसने कुछ ना देखा हो, इसने कुछ ना देखा हो। और वो लड़की अभी भी ड्राइंग कर रही थी और इन दोनों से कहती है, गुड मॉर्निंग। उसके चेहरे पर जो मुस्कान है उससे साफ पता चल रहा है कि उसने सब कुछ देखा। ट्रेन में नानहाउ कहता है, क्या तुम वो लाए हो?
यही सवाल नानहाउ ने खेल की शुरुआत में भी किया था। शेनफेंग अपने बैग में से गेम निकाल कर नानहाउ की तरफ फेंकता है और वो उसे आराम से कैच कर देता है, वो भी बिना देखे। पर वो लड़की ये सब कुछ देख रही थी इन दोनों के बीच में खड़े होकर। नानहाउ से शेनफेंग कहता है, क्या तुम वो लाए हो? नानहाउ को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर शेनफेंग चिल्लाकर कहता है, अरे वही लाए हो। नानहाउ बैग से निकालते हुए कहता है, अच्छा वो, ये लो नेल कटर। शेनफेंग नेल कटर को अपने बैग में रखते हुए कहता है, अरे ये नहीं वो। नानहाउ फिर से बैग की छानबीन करने लग जाता है, अच्छा ये नहीं, ये लो ईयर पिक। ईयर पिक कान साफ करने वाला होता है। उस लड़की की अरेजर नीचे गिर जाती है और शेनफेंग फिर से ईयर पिक को अपने पास रखते हुए कहता है, अरे ये नहीं वो। अगर ये सब चीजें चाहिए नहीं तो अपने पास क्यों रख रहे हो? नानहाउ फिर से अपने बैग में से ढूंढना शुरू कर देता है, ये भी नहीं, और वह लड़की ढूंढना शुरू कर देती है अरेजर, जो कि गिरी थी यहाँ पर नानहाउ के पैर के पास। नानहाउ को अगली चीज नहीं मिलती पर ट्रेन की तरफ से घोषणा हो जाती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। वो लड़की रेजर उठाने के लिए नीचे बैठी हुई थी और उन दोनों का ध्यान था घोषणा की तरफ। और जैसे ही वो लड़की रेजर उठाकर ऊपर होती है, नानहाउ को धक्का लगता है और नानहाउ अपना संतुलन बनाने के लिए सीधा पकड़ देता है शेनफेंग के चेहरे को। शेनफेंग के मुंह की धज्जियां उड़ने के बाद वो लड़की जैसे ही ऊपर और होती है, उसका पेन भी नीचे गिर जाता है और ये पेन सीधा घुमा कर जाता है नानहाउ के पैर के नीचे, जो मुश्किल से ही अपना संतुलन बनाए हुए था, और सीधा नानहाउ का एक पैर उत्तर को और दूसरा पैर दक्षिण को। और नानहाउ का हाथ जो सहारा लेने के लिए शेनफेंग के चेहरे की धज्जियां उड़ा रहा था, वो सीधा पहुंच जाता है शेनफेंग के सरकते हुए नीचे और फिर और नीचे। नानहाउ का हाथ पहुंच चुका था शेनफेंग की पैंट तक और आखिरकार नानहाउ का हाथ कहीं पर रुक जाता है, वो कसकर पकड़ लेता है और शेनफेंग की जान प्राण सब निकल चुके हैं। उन दोनों की ऐसी हालत की जिम्मेदार वो लड़की थी और वो इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, दुखी थी, और वो भाग जाती है वहां से और वहां जाते हुए मन में कह रही थी, सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर मुझे माफ कर दो। शेनफेंग और नानहाउ के आसपास खड़े हुए कुछ और विद्यार्थी कहते हैं, क्या तुम लोग ठीक हो? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। सुबह नाश्ता खाते समय दुकानदार ने आवाज लगाई, आपका ऑमलेट रैप तैयार है। वो दोनों जहां नाश्ता करने पहुंचे थे वहीं पर वो लड़की पहले से मौजूद थी। नानहाउ उसे देखकर कहता है, ये वो है। शेनफेंग मन में कहता है, क्लासमेट, और वो लड़की भी उन्हें देखकर थोड़ी हैरान थी और अचानक से उसके हाथ पर सॉस लग जाती है। और ये देखकर तुरंत नानहाउ अपने बैग में से नैपकिन निकालकर उसकी तरफ करते हुए कहता है, ये लो नैपकिन। वो उसका थैंक्स करती है और इस बात पर नानहाउ बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और शेनफेंग को ये बात कुछ खास हजम होते हुए लग नहीं रही, तो वो जानबूझकर अपने हाथ पर सॉस लगा देता है। नानहाउ उसकी तरफ देख रहा था और शेनफेंग सीधा देखता है उसकी तरफ और नानहाउ ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शेनफेंग भी उस लड़की की तरह कहता है, नानहाउ इस बात पर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, तो नानहाउ चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, अगर तुम्हें नैपकिन चाहिए तो खुद से निकाल लो। उसके बाद जो कुछ भी हुआ बस आप लोग देख लीजिए, हम बता नहीं पाएंगे। बेचारा नानहाउ भी देखता ही रह जाता है। शेनफेंग ने अपने हाथ साफ कर दिए थे, वो भी बहुत अच्छे से नानहाउ के बैग से, जिसके बाद शेनफेंग आगे आगे, नानहाउ पीछे पीछे। स्कूल पहुंचने में देर हो गई है। क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इसलिए वो दोनों इधर उधर करतबबाजियां करते हुए स्कूल जा रही हैं और उन्हें ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं। वो जैसे ही स्कूल का दरवाजा पार करते हैं, उन्हें मिल जाती है वहां पर ऑन ड्यूटी स्टूडेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, तुम दोनों को सजा मिलेगी और तुम दोनों को सजा मिलने का कारण है, मुझे भला कारण लिखने की क्या जरूरत? इस छुटंकी से डरने की कोनो जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा निकल जाओ अपनी क्लास की तरफ। क्या जरूरत? ये कारण नहीं लिखेगी तो क्या सजा है? जरूरत है, डरो, जितना हो सके उतना डरो इस छुटंकी से।
उसके साथ 4 वर्किंग स्टूडेंट भी हैं जो काफी आकार में उनसे बड़े हैं। अपने नाम और क्लास लिख दो, उसके बाद तुम दोनों जा सकते हो। इसी बात पर पेंसिल और नोटबुक देखकर शेनफेंग शुरू हो जाता है लिखना और वो अपना नाम बताता है मोंकी और उसने बनाई है, लिखने की जगह बनाई है एक तस्वीर और हम सबको पता है कि वो किसकी है। दिखने में तो पिग्गी जैसी है परंतु हम सबको पता है कि किसकी। और नानहाओ ने डाल रखा है यहाँ पर हाथ और इसके बाद ये हाथ कहाँ पर जाने वाला है ये भी हम सबको पता है। हाँ, शेनफेंग के बाद नानहाओ की लिखने की बारी है। एक साधारण दिन। टीवी में एक लड़की शर्माते हुए लड़के को किस करने से रोकते हुए कहती है, नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम लोग डेट नहीं कर रहे। दीदी जी का बॉयफ्रेंड एकदम से टीवी बंद कर देता है जिस पर दीदी जी को समझ नहीं आ रही थी और वो एकदम से शुरू हो जाता है, छी 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 हम नहीं बता सकते, आप खुद ही देख लीजिए। शेनफेंग आकर नानहाओ को लगाता है हाथ और खुद हो जाता है दूसरी तरफ। फिर वो दूसरी तरफ हाथ लगाता है और फिर से वहां से हट जाता है जैसे ही नानहाओ उसे देखता है और ऐसे ही चलता रहता है काफी लंबे समय तक। ड्राइंग की क्लास है, मास्टर पीछे खड़े हुए दोनों की ड्राइंग देख रहे हैं और ये दोनों लड़कियां ड्राइंग बना रही हैं और इन्हें ड्राइंग बनानी है इसकी, सेब की। प्रेसिडेंट लड़की ने बनाई है ड्राइंग ये वाली। एक लड़का पेड़ के साथ बंधा हुआ है, उसके सर पर है सेब और उसके ऊपर निशाना लगा रही है एक मशीन गन। और फिर नानहाओ की क्लासमेट लड़की की ड्राइंग है ये, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के को बेहद खुशी खुशी वही सेब खिला रहा है। टीचर को समझ आए या ना आए पर हम सबको तो समझ आ ही चुका है। दीदी जी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती हैं, आओ और मुझे ऑफिस से आकर ले जाओ। और ये है दीदी जी की डीपी और ये है बॉयफ्रेंड की डीपी जो एकदम उसके विपरीत है। बॉयफ्रेंड कहता है, ठीक है महारानी। दीदी जी कहती हैं, बोलो। और वो कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ। तो दीदी जी कहती हैं, अपनी दाएं तरफ देखो। और वो जैसे ही देखता है एकदम उस पर बंदर की तरह चढ़ जाती हैं दीदी जी। आइए जानते हैं नानहाओ और शेनफेंग के बीच की वार्तालाप। शेनफेंग कहता है, खाने खाने चलें। नानहाओ कहता है, ठीक है। शेनफेंग कहता है, ठीक है। 25 मिनट के बाद नानहाओ फिर से मैसेज करता है, चल अब कुत्ते। शेनफेंग कहता है, हाँ चल कमीने। नानहाओ तू हिल ले थोड़ा। शेनफेंग तू हिल ले थोड़ा। नानहाओ तू हिल पहले। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और दोनों बैठे हुए थे एकदम पास। आइए अब दोनों कलाकारों के बीच की बातचीत जानते हैं। क्या तुम ऑनलाइन हो? हाँ हूँ। क्या डायनामाइट के दोनों मुख्य किरदारों के बारे में तुम्हारे मन में कोई विचार है? मुझे पहले बनाने दो। फिर वो क्लासमेट लड़की प्रेसिडेंट लड़की को अपनी ड्राइंग की तस्वीर भेजती है जिसे देखकर वो कहती है, इसका हुनर तो सच में बहुत ही बढ़िया है। इसके पीछे देखिए कुछ तस्वीरें जो कि साफ तौर पर हमें लगता है कि शेनफेंग की हैं। जैसी तस्वीर शेनफेंग ने इसकी बनाई थी वैसा ही कुछ इसने उसकी तस्वीरों के साथ कर दिया। और रही बात इस तस्वीर के धुंधले होने की, तो शायद ये इसलिए धुंधली है क्योंकि ये देखने लायक नहीं। पर हम इस तस्वीर का अंदाजा लगा सकते हैं, पर वो तस्वीर हम नहीं देख पाए, बाकी सब तस्वीरें देख लेते हैं। यह है नानहाओ की दीदी जी की डीपी, यह है नानहाओ की डीपी, ये है क्लासमेट की डीपी और ये बॉयफ्रेंड की डीपी, शेनफेंग और उसकी प्रिय दोस्त की डीपी। मॉर्निंग रीडिंग क्लास, यानी कि खुद बैठकर अपनी किताबें पढ़ो। पर शेनफेंग मोबाइल से पढ़कर सुना रहा है और नानहाओ उससे बेहद ध्यान से सुन रहा है और बेहद ध्यान से वो लड़की उन दोनों को देख रही है। रिसर्च के अनुसार जब मगरमच्छ अपने शिकार को अपने जबाड़े में दबोचता है तो वो उसको मारने के लिए उसे गोल गोल घुमाता है। तो फिर जब आप मगरमच्छ के जबाड़े में हो तो आप भी मगरमच्छ की दिशा में ही गोल गोल घूमिए, और वो भी उतनी तेज और तब तक जब तक मगरमच्छ को चक्कर ना आने लग जाए। नानहाओ इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था और एकदम से ही शेनफेंग अचानक से रूप बदलने लग जाता है। देखते देखते वो पूरा मगरमच्छ बन जाता है और सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा डर चुके थे। और वो बनाता है निशाना सीधा अपने सबसे कट्टर दुश्मन, नहीं मेरा मतलब दोस्त नानहाओ को। नानहाओ शेनफेंग के मतलब मगरमच्छ के जबड़े में था। मगरमच्छ भले ही नानहाओ के आकार से दोगुना था, पर नानहाओ बिल्कुल कम नहीं, वो उसे उठा उठा के पटक पटक के मारता है। और फिर नानहाओ को याद आती है वो जो शेनफेंग को बिल्कुल याद नहीं, उन दोनों की दोस्ती।
नानहाउ मन में कहता है, नहीं ये मगरमच्छ नहीं है, ये तो वो है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? समझ गया। नानहाउ को याद आती है वो गोल गोल घूमने वाली बात। नानहाउ शुरू हो जाता है और दो पुलिस ऑफिसर देख रहे हैं स्कूल की छत की तरफ, क्योंकि छत पूरी तरह से फाड़ कर निकल चुके हैं नानहाउ और मगरमच्छ गोल गोल घूमते हुए। अरे पुलिस ऑफिसर मगरमच्छ और नानहाउ को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं मगरमच्छ की पैंट शर्ट की तरफ जो उसने अभी तक पहन रखी है। वो दोनों इतनी तेज घूम रहे थे कि उनकी आसपास की चीजें और हवा उनके साथ घूम रही थी, जिसे हम बवंडर कहते हैं, हवा का बवंडर या फिर इंग्लिश में टोर्नेडो। वो पहुंच चुके हैं बादलों के पार। अब जहाज में बैठे हुए पायलट भी उनके दर्शन कर सकते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं। इसके बाद वो निकल चुके हैं ओजोन परत के पार, यानी कि पहुंच चुके हैं स्पेस में। जो सौभाग्य जहाज के पायलट्स को मिला है वो एलियंस को भी तो मिलना चाहिए। पर अफसोस ये सौभाग्य उसके टीचर को प्राप्त नहीं हुआ था। उसके टीचर पूछते हैं, इसे क्या हुआ? शेनफेंग जो उसकी वीडियो बना रहा था वो कहता है, कल ही इसकी स्किन के इन्फेक्शन की सर्जरी हुई है। जी हाँ, ये सब कुछ एक सपना था जिसे देखते हुए आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रहा था नानहाउ। और नानहाउ की इस कलाकारी पर टीचर और बाकी सब विद्यार्थी तालियां बजानी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अचानक से नानहाउ की नींद खुलती है और वो कहता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इस तरह से अपने दोस्त के लिए तालियां बजाना जिससे उसकी बेइज्जती हो, ये शेनफेंग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने छुनछुना बजा दिया और साथ में मुंह से पीपनी भी। और बेचारे नानहाउ ने खुद के लिए खुद ही तालियां बजा दी। वो लड़की तालियां नहीं बजा रही क्योंकि वो ड्राइंग बनाने में फिर से व्यस्त है। आम दिन, एक स्ट्रेट मैन का टेस्ट। अगर आप उससे पूछते हैं कि मैक क्या है, यानी कि MAC क्या है, तो उसका उत्तर होगा लैपटॉप या कंप्यूटर। जबकि एक लड़की के लिए मेकअप ब्रांड। दीदी जी ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, मैक के बारे में जानते हो क्या तुम? और बॉयफ्रेंड जी कहते हैं, हाँ तुम्हें चाहिए, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। और ऑर्डर कर दिया। तो दीदी जी एक हाथ से उसकी गाल खींचते हुए और दूसरे हाथ से ऑर्डर डिलीट करते हुए कहती हैं, मैंने अभी पूरी बात खत्म भी नहीं की थी, ये तुम इतना तेज क्यों चलते हो? बॉयज लोकर रूम में नानहाउ टूटी पर धो रहा है अपने बाल और ये चीज शेनफेंग को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसके सर पर और शैम्पू डाल देता है। ताकि वो ये दृश्य, ये नजारा और लंबे समय तक देख सके। और ये नजारा चलते हुए अब 30 मिनट हो चुके हैं, जिस कारण नानहाउ बेचारा बहुत परेशान हो चुका है। मुझे नहीं पता मुख्य कलाकार ने ये चीज दिखाने के लिए बनाई है या नहीं, पर मुझे दिखी है तो आप लोग भी देख ही लीजिए। हाँ, एक चेहरा सा बना हुआ है, वो भी चढ़ा हुआ, परंतु शर्म नहीं आ रही। मुझे इस चैनल से कोई इनकम नहीं हो रही, जिस कारण जब मुझे भूख लगी तो मैंने शर्म बेच खाई। वैसे भी एक्सप्लेनर होने के नाते मुझे मुख्य कलाकार की एक एक चीज को सबके सामने पेश करना होगा, वरना मुख्य कलाकार की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अच्छा ठीक है। बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला लड़का साथ में बैठे हुए लड़के को शुभ इच्छाएं देते हुए कहता है, दुल्हन बहुत ही प्यारी है। उसके बाद हमें दिखती है ड्राइंग, जिसमें वो लड़का बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ देता है तो बॉयफ्रेंड कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो। तो वो लड़का कहता है, मेरी दुल्हन सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मुझे छोड़कर जाने की जगह मेरी जान ले लो। क्लासमेट की आंखों से यही ड्राइंग बनाते हुए नदियां बह रही हैं आंसू की, और वो कहती है, मैं इन दोनों का रिश्ता इस तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। और प्रेसिडेंट उसके आंसू पहुंचते हुए मन में कहती है, आंसू पहुंचने भी जरूरी थे, अगर ड्राइंग पर गिर जाते तो खराब हो जाती मेहनत। मैं भी अपने जो मन चाहे वही ड्राइंग बनाना चाहती थी। इनकी मुलाकात कैसे हुई? 7th ग्रेड की क्लास 13 में टीचर कहते हैं, अपने नए क्लासमेट का स्वागत कीजिए, और ये नया क्लासमेट है शेनफेंग। शेनफेंग हवाबाजी करते हुए कहता है, आप लोग मुझसे प्रभावित तो हो सकते हो, पर मेरे प्यार में कोई नहीं पड़ेगा। सभी विद्यार्थी हंसने लग जाते हैं और तालियां बजाते हैं, और टीचर सबको एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। नानहाउ के आगे बैठी हुई लड़की कहती है, ये काफी खुश मिजाज है, और नानहाउ हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद शेनफेंग को न्यू स्टूडेंट कहकर कुछ लड़के पुकारते हैं और उससे कहते हैं कि चलो साथ में कैंटीन चलते हैं। पहले शेनफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो भी उत्साह के साथ कहता है, चलो चलते हैं। और 1-2 दिन के बाद बच्चे उसके साथ जाने की जगह उसे ही उनके लिए सामान खरीदने के लिए कह देते हैं, वो भी शायद उसी के पैसों से।
पहले दिन एक बच्चा कहता है, दूसरे दिन 2 बच्चे उसे कहते हैं और फिर धीरे धीरे सारी क्लास ही उसे ऑर्डर देने लग जाती है। मेरे लिए ब्रेड लाना, मेरे लिए चिप्स लाना, मेरे लिए नूडल्स लाना, मेरे लिए बबल गम लाना, मेरे लिए पानी लाना। और शेंगफेंग भी खुशी खुशी ये सब कुछ करता है, पर वो इन सबसे परेशान हो गया था। तो एक दिन, ओए तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, हम तुम्हें कब से हर जगह पर ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए कुछ पीने को ला दोगे? शेंगफेंग कहता है, शेंगफेंग तुरंत हाँ नहीं करता। वो कहता है तो वो लोग कहते हैं, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, कभी भी आनाकानी नहीं करते थे, तुरंत हाँ कर देते थे। चलो छोड़ो, चलते हैं, अगली बार से इसके साथ नहीं खेलेंगे। शेंगफेंग हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं जा रहा था ना तुम्हारे लिए खरीदने के लिए। वो लोग कहते हैं, ये हुई ना बात, दोस्त एक दूसरे के लिए ऐसे ही करते हैं, तुम हमेशा हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, रास्ता उस तरफ है। शेंगफेंग ना चाहते हुए भी उन लोगों के लिए चीजें लेने चला जाता है और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे ही चलता रहता है। ओए तुम यहाँ पर हो, अरे कहाँ थे तुम, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तो हम सब थक गए, तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। शेंगफेंग निराश होकर मन में कहता है, क्या मैं दोस्तों के बिना नहीं रह सकता, मैं इन लोगों को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहता हूँ। एक दिन कैंटीन में नानहाउ देखता है, शेंगफेंग ने बहुत सारा सामान खरीदा है तो आंटी उससे कहती हैं, इतना सारा सामान है, क्या तुम्हें बैग नहीं चाहिए, तुम अपने बैग के पैसे बचाना चाहते हो। शेंगफेंग जाते हुए चिल्लाकर कहता है, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। उसके चिल्लाने के कारण आंटी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। नानहाउ अपनी ड्रिंक पी रहा था तो आंटी उससे कहती है, पहले पैसे दो फिर पीना। नानहाउ शेंगफेंग को देख रहा था, वो उदास होकर बैठा था और अचानक से उसके कंधे पर आकर एक कागज का जहाज लगता है जो सीधा उसके मेज पर गिर जाता है। जैसे ही शेंगफेंग नानहाउ की तरफ देखता है तो पहले वो तुरंत अपना मुंह घुमा देता है और पूरे स्टाइल के साथ धीरे धीरे वो उसकी तरफ देखता है। इसे आम भाषा में हवाबाजी कहते हैं। शेंगफेंग बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं दिखाता तो नानहाउ थोड़ा निराश होकर मन में कहता है, ये तो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है, और वो अपना सर मेज पर रख लेता है क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपनी इन हरकतों पर। वो थोड़ा उलझा हुआ भी था। शेंगफेंग कागज खोलकर देखता है, कागज में लिखा था कि एडिसन ने कहा है कि हमारे जैसे साधारण लोगों को हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस उसकी परवाह करनी चाहिए जो तुम्हारी परवाह करता है। खुश हो जाओ, मुझे खुश मिजाज लोग पसंद हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ये मुंह लटकाना बंद करो। और शेंगफेंग को ये बात कहकर नानहाउ खुद मुंह लटकाकर बैठ गया था। पर ये बात पढ़कर शेंगफेंग बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था, जैसे अभी रोया तभी रोया, परंतु वो भेजता है एक जहाज नहीं था, वो था रॉकेट। ये देखिए, महान एलियन वाला जहाज भेजता है नानहाउ की तरफ। नानहाउ उसे खोलता, उसमें लिखा था कि अगर एडिसन ने ये बात नहीं कही तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद को मेरा बेटा मानना शुरू कर दो। नानहाउ कहता है, ये तो मुझे अच्छे से समझ गया, वैसे तो सबको पता होगा, पर फिर भी बता दूं कि एडिसन मतलब स्वर्गवासी एडिसन एक साइंटिस्ट थे। शेंगफेंग कहता है, किशोरावस्था क्या होता है? तो नानहाउ उत्तर देता है, शर्म प्लस दिखावा प्लस विकल्प प्लस अपने बारे में ज्ञान। शेंगफेंग कहता है, और ये किसने कहा है? नानहाउ कहता है, एडिसन ने। क्या तुम ऐतिहासिक लोगों की इज्जत नहीं कर सकते? एडिसन तुम्हारे जितना तुच्छ थोड़ी है। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। सच बताऊं तो तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ये कैसी गेइश सोच है तुम्हारी, बहुत ही गेइश वाइब आ रही है। गे जैसी गेइश लोगों को ही सब कुछ गेइश लगता है। बस शेंगफेंग के इतना कहने की देर थी। इसके बाद तो शेंगफेंग आगे आगे और नानहाउ उसके पीछे पीछे। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। जब कोई भी आसपास नहीं होता। आईना लगा हुआ है। नानहाउ एक बार उस आईने के सामने से गुजर जाता है और फिर वापस लौट कर आता है और फिर से इधर उधर देखता है और फिर अपने आप को अच्छे से देखता है और फिर और अच्छे से देखने के लिए आईने के पास जब जाता है तो उसे दिखती है ये, और वो कांप रही थी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नानहाउ की तस्वीर चोरी से खींचने की कोशिश कर रही है। और उसके साथ में थी प्रेसिडेंट जो नानहाउ को देखती है। इसके बाद तो नानहाउ शर्म से पानी पानी नहीं बल्कि लाल पीला नीला जो हो सकता था वो हो गया। और इस बात पर पर्दा डालने के लिए वो जानबूझकर एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है। पर जैसे ही वो घूमता है तो उसकी नजर पड़ती है सामने। उसको देख रहा था शेनफेंग और शेनफेंग ने ये सब कुछ होते हुए देखा था। पर दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। दिक्कत तब हुई जब शेनफेंग ने उसे दिखाया कि मैंने सब कुछ देखा है।
उसके बाद बताने की जरूरत नहीं, शेनफेंग आगे आगे और नानहाओ उसके पीछे पीछे, और इस बार उसने हथियार खतरनाक वाला ले रखा है। दोपहर के खाने में क्या खाएं? नानहाओ शेनफेंग को इशारा कर बुलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं देखता तो वो उसकी तरफ एक पर्ची फेंकता है। पर्ची में लिखा था कि आज दोपहर के खाने में क्या खाएं, तो वो जवाब लिखना शुरू कर देता है और जवाब में लिखता है मसालेदार नूडल्स। पर्ची नानहाओ तक भेजने के लिए वो लास्टिक को खींचता है, पर निशाना गलत लगता है और नानहाओ के पीछे बैठने वाली लड़की के पास जाकर उसके माथे में लगकर पर्ची उसके सामने गिरती है। आउच! पर्ची देखकर वो लड़की इधर उधर देखना शुरू कर देती है, तो शेनफेंग इशारों में उसे बताता है कि ये पर्ची तुम्हारे आगे बैठने वाले लड़के के लिए है। सॉरी, गलती से तुम्हारे पास पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद वो लड़की नानहाओ की तरफ पर्ची फेंक देती है, जो सीधा उसके कंधे से टकराकर उसके आगे गिरती है। नानहाओ उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की इशारे से बताती है कि ये पर्ची उसकी तरफ से है, मेरे पास गलती से गिर गई थी। नानहाओ शेनफेंग की तरफ देखता है तो शेनफेंग इशारे से कहता है कि यही चलो खाते हैं, पर नानहाओ थोड़ा देखकर सुन्न हो जाता है क्योंकि लड़की ने पर्ची बदल दी है। अब वाली पर्ची में नूडल्स की ड्राइंग बनी हुई है और साथ में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊंगा। कभी नानहाओ पर्ची की तरफ, कभी शेनफेंग की तरफ, कभी पर्ची की तरफ, कभी शेनफेंग की तरफ। शेनफेंग की इशारेबाजी से वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही है और नानहाओ मन में कहता है, इस इडियट को नूडल्स बनाने आते हैं। एक रचना लिखो। आज पता नहीं कहां से एक जापानी के टीचर को अचानक से ख्याल आ गया और उन्होंने सब विद्यार्थियों को कह दिया कि अपनी भावनाओं के बारे में एक रचना लिखो। पर नानहाओ और शेनफेंग को कोई ख्याल आ ही नहीं रहा, तो अचानक से शेनफेंग कहता है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ और तुम उसे अपनी ख्याली दुनिया में महसूस करना, हो सकता है कि हमें कोई रास्ता मिल जाए। नानहाओ कहता है ठीक है, शुरू करो। तो शेनफेंग शुरू हो जाता है उसके कान में सीधा बताना। तुम सो रहे थे, एक कीड़ा रेंगते हुए तुम्हारे कान में घुस जाता है और तुम्हारे नाक के रास्ते वो बाहर आता है। ये सब सुनकर नानहाओ के तो पसीने छूट जाते हैं। वो शेनफेंग का कॉलर पकड़ चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या बकवास है, मैं इस तरह के जज्बात महसूस नहीं करना चाहता। इस जानलेवा माहौल में भी शेनफेंग वीडियो बनाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं किसी और प्रकार की बताता हूँ। तेज तूफानी बारिश हो रही थी और इस बारिश के कारण हो जाता है एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे भविष्य में पैदा होने वाले बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। और एक बार फिर से शेनफेंग की जान खतरे में और उसके हाथ में फोन। क्यों हर बार मुझे ऐसी घटिया जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ रही है? क्या तुम मुझे कोई अच्छी वाली नहीं दे सकते? अच्छी वाली। शेनफेंग कहता है, ठीक है तो फिर मुझे थोड़ा सोचने दो। भविष्य में किंशी त्योहार वाले दिन वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो अचानक से तुम्हारे सामने आती है और धीरे धीरे चलकर तुम्हारे पास आती है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, उसे अपने मन की बात कहने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और फिर वो आखिरकार अपना मुंह खोलती है और बोलती है, दुक 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 दुक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शादी में आने के लिए। मेरे पति से मिलना चाहोगे? वो दोनों लड़कियां पास में से गुजर रही थी तो उनकी नजर इन दोनों पर पड़ती है और वो इन सब हालातों को समझ नहीं पा रही। नानहाओ निराश होकर कहता है, मेरे लेख का शीर्षक है, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसे हौसला देते हुए शेनफेंग कहता है, रो मत, मैं यही हूँ, डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डैडी शब्द सुनकर हर एक बीएल फैन की तरह वो लड़की भी गई। वैसे शेनफेंग का डैडी कहने का मतलब ये था कि नानहाओ ने जो उस दिन जहाज में लिखकर बात भेजी थी वो एडिसन ने नहीं कही। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो गया है। मुझे इस पार्ट को बनाने में पूरे 4 दिन लग गए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल मत भूलना। कमेंट भी कीजिएगा इस पार्ट के बारे में, इस कहानी के बारे में। इस पार्ट ने मेरा पूरे का पूरा शेड्यूल हिलाकर रख दिया, पर अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद जब मेरा पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा तब मैं रोज एक पार्ट इसका डालूंगी जिसमें 1 या 2 चैप्टर होंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।